नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर हरिद्वार से, जहां मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के जंगल में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस जगह पर आग लगी है वो राजाजी टाइगर रिजर्व की हरिद्वार रेंज का इलाका है। आग इतनी भीषण थी कि मनसा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी डरे सहमे नजर आए। राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र की हरिद्वार रेंज में मनसा देवी मंदिर के पास का यह जंगल न सिर्फ प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है, बल्कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में वन्यजीव भी हैं जिनको खतरा है। तो आग कैसे लगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ये मनसा देवी मंदिर के नजदीक पहाड़ियां हैं जहां पर आग लगी है। तो हरिद्वार रेंज के जंगल में आग लगी है, जिससे हड़कंप मच गया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु भी डरे सहमे नजर आए। तो कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और उससे ठीक एक दिन पहले मनसा देवी मंदिर के बिल्कुल करीब जो पहाड़ियां हैं वहां पर भयानक आग लगी हुई है। तो आग लगने से अफरा तफरी और हड़कंप। आग कब और कैसे लगी ये स्पष्ट नहीं है। तो जिस जगह पर यह आग लगी है वहां पर वन्य जीवों को भी खतरा है और वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पूरा जल गया। चलिए बात उत्तराखंड में रक्तांचल की। जसपुर में हाईवे जाम करने के मामले में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तो कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के अधिवक्ता चरणजीत सिंह ने कहा कि जनहित में दर्ज हुए मुकदमों को वापस करने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से मुकदमे को वापस किए जाने का आदेश जारी किया जा चुका है, लेकिन निचली अदालत ने सरकार के उस आदेश को नहीं माना, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे शिक्षा मंत्री। कोविड काल के कारण कोई हाजिरी नहीं दी जा सकी थी। बाद में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जितने भी मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए जितने भी हैं उनके विरुद्ध जो मुकदमे हैं उनका 6 महीने में निस्तारण किया जाए। इसलिए इस मुकदमे को न्यायालय द्वारा त्वरित गति से सुना जा रहा है और उनकी हाजिरी के लिए जमानती वारंट जारी किए गए हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं कोरोना मीटर पर। उत्तराखंड में आज कोरोना का अपडेट क्या है आपको बताते हैं। कोरोना के 549 नए मामले आज सामने आए हैं प्रदेश में। तो प्रदेश में कोरोना के 5692 एक्टिव केस। कोरोना की वजह से अब तक 829 मौतें हो चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तो पूर्णागिरी धाम में 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड का आज का कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। 549 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक 50,155 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। 829 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है प्रदेश में। आज 549 मरीजों में पुष्टि हुई, जिससे संख्या 57,042 पहुंच गई। उत्तराखंड में इन दिनों बदमाशों का आतंक है। हरिद्वार में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो या फिर रुद्रपुर में पार्षद की हत्या, इन दोनों ही मामलों में खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या अपराधी इतने शातिर हैं कि पुलिस उनके सामने बेबस है। देखिए रिपोर्ट। बदमाशों के खौफ से कांप रही देवभूमि, खाकी पर भारी पड़ रहे अपराधी, पुलिस की हर रणनीति फेल। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड बदमाशों के खौफ से दहशत में है। हरिद्वार और रुद्रपुर में हुई 2 बड़ी वारदातों में खाकी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। पहले हरिद्वार में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या, फिर रुद्रपुर में पार्षद का कत्ल। ये 2 बड़ी वारदातें हैं जो लोगों में खाकी का इकबाल खत्म करती है। सबसे पहले आपको हरिद्वार की वारदात के बारे में बताते हैं। शिवालिक नगर में बुजुर्ग दंपत्ति की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वारदात सोमवार रात हुई, मगर उसकी जानकारी अगले दिन लगी। वारदात का पता उस वक्त चला जब बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी का फोन रिसीव नहीं हुआ। पड़ोसियों के जानकारी देने पर पुलिस घर पर पहुंची तो वारदात से पर्दा उठा। बीएचईएल से डीजीएम पद से रिटायर्ड पीएस अग्रवाल का बेटा और 2 बेटियां हैं। बेटा शरद अग्रवाल और एक बेटी रेणु दिल्ली, जबकि दूसरी बेटी कैलिफोर्निया में रहती है। बुजुर्ग दंपत्ति घर में अकेले थे, शायद बदमाशों ने इसी का फायदा उठाया है। उधम सिंह नगर में भाजपा समर्थित पार्षद की हत्या
ठीक उसके बाद में हरिद्वार में चाकू से गोदकर एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर देना, दोनों ही मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाना पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस जरूर मान रही है कि जल्द ही हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन फिलहाल अभी दोनों मामलों में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। अब खुद सोचिए कि इतनी बड़ी वारदात हो गई मगर पुलिस के पास बदमाशों का कोई सुराग नहीं है। अधिकारी अभी भी हवा में तीर चला रहे हैं। रुद्रपुर में भाजपा समर्थित पार्षद की उनके ही घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रकाश धामी वार्ड नंबर 13 दूधिया नगर से पार्षद थे। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश नजर भी आए मगर पुलिस बदमाशों की पहचान नहीं कर सकी। माना जा रहा है कि बदमाश वेश बदल कर आए थे और वो वारदात को अंजाम देने के बाद सुरक्षित ठिकाने पर छिप गए हैं। दो बड़ी वारदातों के बाद देवभूमि की कानून व्यवस्था पर सवाल है। अधिकारियों के पास वही रटा रटाया जवाब है, कार्रवाई हो रही है। कुछ तो अंधेरी रातें है और कुछ कभी कभी इस तरह का स्पर्ट आता है, किंतु हमारा चैलेंज यही है कि उसे वर्कआउट करना है और हमने पूरा 10 टीमें लगाई हुई। कल मैं खुद घटनास्थल पर गया हूं और मैंने सब पूरा रिव्यू किया है, हर टीम के कार्य की प्रगति को रिव्यू किया है और मुझे विश्वास है कि हम वर्कआउट करेंगे। हरिद्वार और उधम सिंह नगर दो ऐसे जिले हैं जो क्राइम के मामले में प्रदेश में सबसे ऊपर है। पुलिस के लिए चुनौती इस बात की है कि अपराधी वारदात को अंजाम देकर यूपी फरार हो जाते हैं। जब तक पुलिस को कोई सुराग लगता है, वारदात के सबूत मिट चुके होते हैं। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। पुलिस मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे मामले में चुनौती जरूर मान रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस कितना समय और घटना के अनावरण में लेती है वो देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो बदमाशों के आगे बेबस नजर आ रही है खाकी, क्योंकि दो बड़े मामले लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली। वहीं रुद्रपुर में क्राइम की बढ़ती वारदातों को लेकर पुलिस ने 42 इनामी बदमाशों की लिस्ट तैयार की है। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 12 टीमें लगाई हैं। एसएसपी का कहना है कि उधम सिंह नगर जिले में 42 इनामी बदमाश हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीम जल्द ही इन अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजेगी। तो 42 इनामी बदमाश हैं। उनमें से पिछले कुछ दिनों में 4-5 हमने अरेस्ट कर लिए थे। बाकियों की धरपकड़ क्योंकि जनपद से बाहर के रहने वाले हैं और इसमें हमारी टीमें जारी हैं। उनके घरों में दबिश दी गई है, घरों में उपलब्ध नहीं है। वहीं उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगे आम आदमी पार्टी ने अब गंगा का मुद्दा उठा दिया है। हरिद्वार में गंगा के इस ट्रैप चैनल के मामले, मसूरी और हल्द्वानी में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गंगा के नाम पर भाजपा राजनीति करती है। साथ ही गंगा के बहाने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। होटल उसकी जद में आ रहे थे, उस आदेश की जद में आ रहे थे। हम इस आदेश को, शासनादेश को रद्द करेंगे। मां गंगा के सम्मान में, मां गंगा के सम्मान में। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप प्रदर्शन की देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर उतरे और सरकार और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। मसूरी और हल्द्वानी में प्रोटेस्ट किया। भाजपा और कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। तो आम आदमी पार्टी ने इस बार चुनाव में उतरने का निर्णय किया है और अगले चुनाव में चुनावी ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी, और उससे पहले गंगा के सफाई का मुद्दा उठाया है। त्रिवेंद्र रावत सरकार उस पर बिल्कुल सोई हुई है और लगातार उस पर बहानेबाजी कर रही है। अभी क्योंकि ये लोगों की आस्था का सवाल है, धर्म की आस्था का सवाल है, और इसके साथ धर्म की ही बात नहीं है बल्कि पूरे देश के लोग गंगा को माँ का दर्जा देते हैं और माँ के रूप में उसे पूजते हैं। उसको किसी भी तरह से कोई और नाम दिया जाना सरासर गलत है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है। त्रिवेंद्र सरकार इस पर लगातार जनता से धोखा कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा भवन परिसर में 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने तिरंगा फहराया। इस दौरान कैबिनेट के कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। विधानसभा में पहली बार सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। हवा में लहराता तिरंगा
हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। उत्तराखंड की विधानसभा में 101 फीट ऊंचा तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राजकीय सम्मान के साथ विधानसभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर 101 फीट का तिरंगा लहराकर विधानसभा अध्यक्ष भी उत्साहित नजर आए। तिरंगा जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये खाली एक हमारा कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। तो ऐसे तिरंगे को जिस प्रकार से जिधर से भी आप देखेंगे 101 फुट ऊंचा होने के नाते हर जगह ये दिखाई देगा, और रात के टाइम तो इसमें और ही छटा दिखाई देगी। इस तिरंगे की ऊंचाई इतना ज्यादा है कि ये काफी दूर से ही दिखाई देगा। इतने ऊंचे तिरंगे को लहराता देख विधानसभा में मौजूद कर्मचारी हर पल देशभक्ति से ओतप्रोत रहेंगे। हिंदुस्तान का तिरंगा है ही ऐसा, ये हमारे अंदर जोश भर देता है। हाथ में तिरंगा आते ही हर किसी का जोश दुगना हो जाता है। देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी के मुद्दे पर इन दिनों विपक्ष भाजपा सरकार को घेरने में लगी है। तो सिडकुल में खाली पड़े पदों पर भर्ती को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत पद यात्रा निकालेंगे। उधर हरीश रावत का पद यात्रा को लेकर भाजपा सवाल उठा रही है। भाजपा का कहना है कि हरीश रावत सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। बेरोजगारी का सवाल राज्य में उठा तो है, मगर जो गंभीरता राज्य सरकार को देनी चाहिए वो नहीं दी है। अब हमारे सिडकुलों में इतने पद रिक्त पड़े हुए हैं, जो लोग अपना काम छोड़ करके गए बाहर, वो पद सारे रिक्त पड़े हुए हैं। तो राज्य सरकार को चाहिए वो उद्यमियों के साथ MOU करे और उनसे कहे कि जो रखोगे हमारे राज्य के लोगों को रखोगे, और जो ये लड़के आए हैं इनकी लिस्टें बना करके जो भी तरीका अपनाए उस तरीके से उनको रखा जाना चाहिए। तो सुना आपने यहां पर क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। पदयात्रा निकालने वाले हैं और बेरोजगारी के मुद्दे और इसी मसले पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने क्या कहा, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। जी को तो कुछ न कुछ करना ही होता है, नहीं करेंगे तो कैसे अखबार में छपेंगे, कैसे टीवी में आएंगे। लेकिन मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, जो तुलनात्मक कर लें ज़रा, कि वो मुख्यमंत्री रहे उस कालखंड में और त्रिवेंद्र सिंह जी के कालखंड में किसमें ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला, तब उसके बाद रैली निकालें, तब उसके बाद कुछ करें। उधर देहरादून में भाजपा का प्रदेश कार्यालय बनाया जाना है, जिसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 अक्टूबर को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। भाजपा का प्रदेश कार्यालय उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरूप बनाया जाना है, जिसमें पत्थरों के साथ ही राज्य की संस्कृति की झलक भी नजर आएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इसका शिलान्यास होगा। जेपी नड्डा 17 अक्टूबर को शिलान्यास करेंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी करेंगे, वर्चुअल करेंगे। वहीं हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलौनी भी वहीं से उसमें शिरकत करेंगे। बाकी जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सारे मेंबर पार्लियामेंट और विधायकगण और पार्टी के पदाधिकारीगण सब लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे और ये बहुत अच्छा कार्यालय बन रहा है।
वहीं उत्तराखंड में बड़े घोटालों में शुमार सिटकुल घोटाला मामले में गठित एसआईटी अब जल्द ही करीब 100 फाइलों की रिपोर्ट शासन को भेजने जा रही है। सिटकुल में हुए कार्यों में अनियमितता के साथ भर्ती प्रक्रिया में हुई धांधली पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने साल 2017 में एसआईटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे, जिसमें अब एसआईटी करीब 100 फाइलों की जांच पूरी होने के साथ इनकी जांच रिपोर्ट शासन को भेजने जा रही है। रिव्यू मीटिंग है, उसके बाद लगता है कि लगभग पहले चरण में हम अगले महीने तक 100 फाइलों का निस्तारण कर पाएंगे और इसमें हमने सिस्टमैटिक तरीके से काम किया है। पहले सारा डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा किया है, जो जो लोग उनसे कंसर्न थे उनके बयान दर्ज किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल एक्सपर्ट से इसमें उनका मौके का निरीक्षण करा के जो निर्माण कार्यों से संबंधित फाइलें थीं उसमें टेक्निकल टीम ने मौके का निरीक्षण किया है। उधर खटीमा में समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित जनजाति विद्यालय में उत्तराखंड के जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही को लेकर समाज कल्याण कर्मियों को फटकार भी लगाई। छात्रावास कई दिनों से नहीं बन पा रहा था, तो मैंने कहा उस छात्रावास को देखो कि किन परिस्थितियों में क्यों नहीं बन पा रहा और कुछ रिपेयर का भी काम हो रहे थे, तो थोड़ी जानकारी हो जाए किन कारणों से सब विलम्ब हो रहा है। देखिए जितना लेट करेंगे उतना उसका पैसा बढ़ेगा, फिर कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये मेन मकसद ये था। दूसरा स्टाफ से थोड़ी बात करनी थी कि आगे स्कूल खुलेगा, कैसे खुलेगा, कैसे आगे चीज़ें हों। हरिद्वार में गंग नहर को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। अब गंग नहर दिवाली की रात 14 नवंबर को खुलेगी। गंग नहर बंद होने से अब हर की पैड़ी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के साथ मायूसी लग रही है। कितने ही श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं, मगर यहां आने पर ही पता चल रहा है कि हर की पौड़ी पर तो गंगा बंद है। इस बार दशहरा से 10 दिन पहले ही कुंभ के कामों की वजह से गंग नहर को बंद कर दिया गया है। दरअसल कुंभ के लिए हरिद्वार में कई घाटों का निर्माण किया जाना है, साथ ही गंग नहर के किनारों की भी मरम्मत होनी है। इस दौरान गंग नहर में साफ सफाई का काम भी किया जाता है।